नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बजट 2023 में आए महत्वपूर्ण चेंजेस जो इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं उसके बारे में। आज हमारे साथ हमारे सीए शील उपल जी उपस्थित हैं जो आपको सभी क्वेश्चंस के विस्तार पूर्वक आंसर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चेंजेस जो महत्वपूर्ण है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस बार हमारे बजट में 2023 में प्रावधान में लाए गए हैं। पहला टॉपिक जो उसमें मैं सबसे पहला डिस्कस करूंगा जो आज की डेट में हॉट टॉपिक है वो है न्यू टैक्स डिजाइन वर्सेस ओल्ड टैक्स डिजाइन। नमस्कार दोस्तों, यूनियन बजट 2023 आए हुए ऑलमोस्ट 7 डेज हो चुके हैं और मार्केट में जो भी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट डिस्कशन में है। जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन में है वो है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम जो गवर्नमेंट लेके आई है, ये न्यू टैक्स रिजीम लास्ट ईयर भी था लेकिन तब ये सेकेंडरी था। अब इसको न्यू टैक्स रिजीम जो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी आईटीआर प्रिपेयर करेंगे और फाइल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही आप पे न्यू टैक्स लगाएगा। ओल्ड टैक्स रिजीम जो गवर्नमेंट का पुराना टैक्स स्ट्रक्चर था वो अभी इन एग्जिस्टेंस है, वो नहीं हटाया गया है। लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का ही बेनिफिट लेना है तो आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बाय फिलिंग ए फॉर्म। 10(1)E था लास्ट ईयर, अब जो नया फॉर्म लेके आएंगे वो फॉर्म आपको भर के बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जी मुझे पुराना टैक्स रिजीम ही चाहिए। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से जो टैक्स है वो ही फॉर्म कैलकुलेट करके आपको बताएगा। अब ये नया टैक्स रिजीम है क्या और पुराने टैक्स रिजीम से इसमें फर्क क्या है। अगर आप नए टैक्स रिजीम के बारे में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि नया टैक्स रिजीम आपकी इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज या ये कह लीजिए एनकरेज नहीं कर रहा। पुराने टैक्स रिजीम में क्या था कि गवर्नमेंट आपको कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स पे, कुछ खर्चों पे डिडक्शन देती थी, लेकिन नए टैक्स रिजीम में वो सारी डिडक्शंस को विड्रॉ कर लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 3 डिडक्शंस अलाउ की गई हैं। तो नया टैक्स रिजीम जो अगर आप उसको देखोगे कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट को एनकरेज नहीं कर रहा, वो नहीं चाहता कि आप इन्वेस्ट करें। यदि आप नए टैक्स रिजीम में जाते हैं तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जी आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आपके पास पैसा खर्च करने के लिए इन हैंड ज्यादा होगा। वो कैसे है उसको समझते हैं। यदि आप पुराने टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आपको 1.5 लाख की 80C में डिडक्शन अलाउ थी, 50,000 की 80D में मेडिक्लेम की डिडक्शन अलाउ थी। यदि आप 30% के स्लैब में हैं, यानी कि आपकी आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 1.5 लाख की 80C की डिडक्शन और 50,000 की 80D की डिडक्शन को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं कि 2 लाख की डिडक्शन आपने की। उस 2 लाख की डिडक्शन को करने पे आपको 30% के हिसाब से 60,000 रुपए का टैक्स का बेनिफिट होता था। यानी कि अगर आपको टैक्स बेनिफिट 60,000 का चाहिए तो आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपके पास 12 लाख रुपए की अगर इनकम है तो आप उसमें से 2 लाख रुपए तो पहले इन्वेस्ट कीजिए और फिर 60,000 की छूट लीजिए। यानी कि आपके पास खर्च करने के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन नए टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हम ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर लेके आए हैं जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ही मिल जाएगा। यानी कि आपके पास अब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी। नया टैक्स रिजीम बेसिकली है क्या? नए टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन दी है। यानी कि पुराने टैक्स रिजीम को यदि आप देखें तो पुराने टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। पुराना टैक्स रिजीम जो था वो इंडिविजुअल HUF 60 साल के लिए, 80 साल के लिए 3 अलग अलग कैटेगरी के लिए था, लेकिन नया टैक्स रिजीम सबके लिए एक है। नए टैक्स रिजीम में क्या है रविंद्र जी के आप 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देंगे। 3 के इंक्रीमेंट पे, एवरी 3 इंक्रीमेंट पे 5% का टैक्स रेट बढ़ रहा है। यानी कि 0 से 3 कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%,
9 से 12 15%, 12 से 15 20% और अबव 15 30%। ये नया टैक्स रिजीम है और पुराना टैक्स रिजीम एज इट इज चल रहा है। नए टैक्स रिजीम में जो पिछले साल भी था उसमें किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं थी, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने के लिए पहले 3 डिडक्शन भी साथ में जोड़ी और उसमें एक 87A की जो छूट थी, रिबेट थी, उसमें भी बढ़ावा किया। वो कैसे, वो समझते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट थी जो पुराने लास्ट ईयर में न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती थी, लेकिन करंट ईयर में उन्होंने जो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए जो वो लेके आए हैं, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो नया टैक्स रिजीम लेके आए हैं उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करती है। सेकंड, उन्होंने फैमिली पेंशन की डिडक्शन अलाउ की और तीसरी उन्होंने 80CCH2 की एक डिडक्शन है जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में दिया जाएगा पैसा, उसकी डिडक्शन अलाउ कर दी है। ये 3 डिडक्शन उन्होंने छोड़ दी है। लेकिन पुराने टैक्स रिजीम में क्या, अभी भी आपको 80C भी मिल रहा है, 80D भी मिल रहा है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम का भी टैक्स रिबेट मिल रहा है, वो सब आपको मिल रहा है। लेकिन नए में ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि जी मुझे नया टैक्स रिजीम लेना चाहिए या पुराना टैक्स रिजीम लेना चाहिए। ये आजकल बहुत ज्यादा विषय बना हुआ है कि जी क्या हमें सिलेक्ट करना चाहिए। यदि इस चीज का डिसीजन आपको फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे लेना पड़ेगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको कैलकुलेट करके देखिए कि नए टैक्स रिजीम में आपको, पुराने टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स मिल रहा है, और यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो डेफिनेटली आप नए टैक्स रिजीम का बेनिफिट लीजिए। लेकिन हाँ, जो इस बार इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम बनाया है वो नया टैक्स रिजीम इस तरह से बनाया है कि आपको या तो आप ब्रेक इवन पे जाएंगे या आपको नए टैक्स रिजीम में ही फायदा होगा। 2 एग्जाम्पल भी उन्होंने बजट में बताया कि 9 लाख पे कितने का टैक्स है और 15 लाख पे कितने का टैक्स है। 15 लाख पे उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि जी 1.5 लाख रुपए का टैक्स आपके पास आ रहा है। यानी कि यदि आपके पास केवल और 15 लाख रुपए की इनकम है तो मात्र 10% का ही टैक्स आपको पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जी 15 लाख पे ब्रेक इवन है, यानी कि उधर भी इतना आ रहा है और इधर भी इतना ही आएगा, डिपेंडिंग के जी आपके पास 80C की छूट है और 80D की छूट है। लेकिन अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की भी छूट है और बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल है, इन दैट केस आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि जी किस रिजीम में आपको बेनिफिट हो रहा है। जिस रिजीम में बेनिफिट हो उस रिजीम में आप जा सकते हैं। रिजीम में जाने के लिए आप बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में ही रहेंगे, लेकिन आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो आपको वो ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो आपको अपनी ड्यू डेट से पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जी आपने सपोज करंट ईयर में ओल्ड रिजीम में चले गए, नेक्स्ट ईयर में आप स्विच ओवर करना चाहते हैं या उससे अगले साल में वापस आना चाहते हैं, तो ऐसा केवल और केवल उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। यानी कि यदि आपकी केवल सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी स्कीम को। करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में चेंज कर सकते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर में। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपको स्विच ओवर केवल एक ही बार अलाउ है। आप अगर पुरानी रिजीम में आ गए हैं तो आप केवल एक बार आउट हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते अगर आपके पास बिजनेस इनकम है। तो न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में मेनली यही है कि आप चेक कीजिए, जो बेनिफिशियल है उसे सिलेक्ट कीजिए और टैक्स का बेनिफिट उठाइए। लेकिन हाँ, इस बजट में जो गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम इंट्रोड्यूस की है उसमें एक बेनिफिट और दिया है। यदि आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो आपको 7 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन यदि आप पुरानी रिजीम में जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन यदि आप पुरानी रिजीम में रहते हैं तो आपको डिडक्शन भी मिल ही रही है। सपोज आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल हैं 2 लाख की, तो आप 7 लाख पे 2 लाख माइनस कीजिए, 5 लाख की इनकम दिखाइए और उस पर 0 टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। अल्टीमेटली आप उसी लेवल पे आ जाते हैं यदि आपके पास डिडक्शंस अवेलेबल है। और यदि नहीं है तो डेफिनेटली आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। तो नए रिजीम में गवर्नमेंट ने 7 लाख रुपए की इनकम पे रिबेट जो बनेगी वो अलाउ की है
और पुरानी स्कीम में गवर्नमेंट ने 5 लाख की इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसकी रिबेट अलाउ की है। ये एक मेजर चेंज है। इसमें क्या है कि जी जिनकी सैलरी 7.5 लाख है, यानी कि 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे और 7 लाख पे टैक्स जीरो करा लेंगे। जिनकी सैलरी 7.5 लाख रुपए है उनको नई स्कीम का पूरा बेनिफिट है। लेकिन अगर उसके पास उनकी सैलरी ज्यादा है और डिडक्शंस अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली वो चेक करेंगे कि जी किधर जाए। ये न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का एक ओवरव्यू है जो मैंने इसको आपको कुछ इस बताया। तरह देख सकते हैं कि अपना एक कंपैरिजन शीट जरूर साथ में रखें, ताकि उसमें ओल्ड डिजाइन में या न्यू डिजाइन में किस में हमें टैक्स कम देना पड़ रहा है उसको एक बार कैलकुलेट करके तभी अपना टैक्स जमा करें। एग्जैक्टली। अगली एक और जो हम इसमें बजट में प्रपोज की गई है चेंजेस, उसके बारे में बात करते हैं। एग्जम्पशन ऑफ इनकम अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है सर, ये जरा बताइए। देखिए, पहली जो चेंजेस हमने डिस्कस की उससे गवर्नमेंट का जो पूरा पता चल गया कि जी वो इन्वेस्टमेंट को जो है वो एनकरेज नहीं कर रही। सेकंड चेंज जो गवर्नमेंट लेके आई है वो रेशनलाइजेशन ऑफ एग्जम्पशन एक लेके आई है कि आप यदि 1/4/2023 के बाद कोई LIC की पॉलिसी परचेज करते हैं और उसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है सालाना, या एग्रीगेट प्रीमियम ऑफ ऑल पॉलिसीज 5 लाख रुपए से ज्यादा है, इन दैट केस उस पॉलिसीज की मेच्योरिटी पे जो आपको पैसा मिलेगा बोनस के साथ, दैट इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। मतलब समझिए इसका कि आपने कोई पॉलिसी ली और उसका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस पॉलिसीज की मेच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलेगा बोनस समेत, उस पैसे में से जो आपने प्रीमियम पेड किया है उसको माइनस कीजिए और डिफरेंस पे टैक्स दीजिए अंडर द हेड अदर सोर्स। इसका मतलब ये हुआ, अदर सोर्स का मतलब ये हुआ कि जो जिस टैक्स स्लैब में आप आ रहे हैं वो टैक्स रेट उस पर लगेगा। यदि आप 30% स्लैब में आ रहे हैं तो आप 30% टैक्स दीजिए, 20 में आ रहे हैं तो 20 दीजिए, 15 में आ रहे हैं तो 15 दीजिए। जो भी मैच्योरिटी पर आपको पैसा वहां से मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। ये इन्होंने एक इंट्रोड्यूस मतलब एक प्रपोजल लेके आए हैं। ये प्रपोजल यदि पास हो जाता है तो 1/4/2023 के बाद जो आपने पॉलिसीज परचेज की होंगी उन पे ये काम करेगा। प्रीमियम की अमाउंट 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, कम है तो नहीं कवर होगा। ये इन्होंने एक सेकंड चेंज लिया जी। एक और नया चेंजेस है जो एक्सपेंसेस पेबल टू MSME है, ये क्या चीज है सर? ये इसमें एक MSMEs यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज जो हमारी जो रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं व्यापार हमारे, इसमें वो MSME में कवर हो जाते हैं। उनके साथ यदि आप डीलिंग करते हैं तो MSME एक्ट में लिखा हुआ है कि जी यदि आप किसी ऐसे व्यापारी से डील कर रहे हैं जो MSME में रजिस्टर्ड है तो आपको उसके खर्चे की या परचेज की पेमेंट विद इन 15 डेज देनी है। और यदि आपका उसके साथ कोई एग्रीमेंट है तो 45 डेज में देनी है। आपको दोनों ही कंडीशन में उसकी पेमेंट करनी ही करनी है। यदि आप उनकी पेमेंट नहीं कर पाते तो आपको जो है उसको ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट विद इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। और सेकेंडली वो इंटरेस्ट आपको इनकम टैक्स में एज एन एक्सपेंडिचर अलाउ भी नहीं होगा। तो ये उन्होंने MSME सेक्टर को प्रमोट करने के लिए कि जी आप MSME में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और कोई भी खर्चा करें तो आप सामने वाले से कह सकते हैं कि जी मेरी पेमेंट विद इन टाइम कर दीजिए। एग्रीमेंट नहीं है तो 45 डेज और एग्रीमेंट है तो विद इन 15 डेज वो हमारी पेमेंट को कर दी। इसमें एक चेंजेस लेके आए कि इस तरीके के खर्चों को वो 43B में कवर कर रहे हैं। 43B में कवर करने का मतलब क्या है? 43B एक ऐसा सेक्शन है जो हमारे खर्चों को पेमेंट बेसिस पे अलाउ कराता है, यानी कि वो खर्चे की पेमेंट आपने जिस साल की उस साल उसकी आपको छूट मिल जाएगी। इसमें ऑलरेडी 5-6 खर्चे इंक्लूड हैं, लेकिन ये MSME सेक्टर से जो हमारे पेमेंट्स हैं उनको भी 43B में कवर करने का मतलब ये है कि जी यदि किसी MSME सेक्टर की पेमेंट मैंने विद इन टाइम नहीं की तो वो मुझे डिसअलाउ हो जाएगी। अब डिसअलाउ हो जाएगी का क्या मतलब है? डिसअलाउ हो जाएगी का मतलब ये है कि जी मुझे उसको अपनी इनकम में जोड़ना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। इसको सीधे समझिए कि जी जैसे मैंने 1 लाख रुपए का कोई एक एक्सपेंडिचर है वो एक ऐसे व्यापारी से MSME में जो रजिस्टर्ड है उससे किया,
और उसकी पेमेंट 31 मार्च तक नहीं की, तो उस केस में जब मैं अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा तो वो 1 लाख रुपए का खर्चा मेरी इनकम में वापस ऐड हो जाएगा और मेरा टैक्स अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होगा। अब इस 1 लाख रुपए की छूट मुझे मिलेगी कब? यदि मैंने वो 1 लाख रुपए की पेमेंट नेक्स्ट ईयर में की है तो फिर नेक्स्ट ईयर में मैं उस 1 लाख रुपए को अपनी इनकम में से माइनस करूंगा और बैलेंस पे टैक्स दूंगा। ये इसका क्लियर कट है। तो एमएसएमई को 43B में इंक्लूड करने का बेसिक मतलब मुद्दा उनका यही है कि जी आप सर्कुलेशन को बढ़ाइए, पेमेंट फास्ट कीजिए, जो भी एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उनको, और क्लियर कीजिए। अब इसमें यह है कि जी मैंने सपोज किसी से अप्रैल में, मई में, जून में कोई डीलिंग करी, ड्यूरिंग द ईयर कोई डीलिंग करी और उसकी पेमेंट लेट करी, 15 दिन में या 45 दिन में नहीं करी, 2 महीने बाद करी, लेकिन पे 31 मार्च से पहले कर दी, तो क्या वो मेरी इनकम में ऐड होगा 43B के तहत? तो यहाँ एक क्लैरिटी मैं आपको देना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं पेएबल एज ऑन 31 मार्च, जो 31 मार्च को पेएबल है और उस पेएबल की आपने एमएसएमई एक्ट के तहत दी गई टाइम लिमिट्स के अंदर पेमेंट नहीं की तो ऐड होगा। ड्यूरिंग द ईयर कोई खर्चा हुआ और ड्यूरिंग द ईयर ही अगर पेड हो गया तो हमें उसका कुछ नहीं करना, इन दैट केस केवल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन 31 मार्च को जो पेएबल है और उसकी पेमेंट विद इन टाइम नहीं हुई है तो वो एडिशन का पार्ट बनेगा। ये एक एमएसएमई में लेके आए। अगला एक और चेंज आया है जिस पे हम बात करना चाहेंगे, वो है इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। रविंद्र जी, 44AD। हाँ, आप जानते ही हैं 2 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यहाँ चल रहे हैं। 44 वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बजट में डिस्कस हुए वो है 44AD और 44ADE। 44AD ये कहता है कि यदि आप की सेल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में यदि आपकी सेल 2 करोड़ या उससे कम है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप का सारा बैंकिंग चैनल से है तो 6% और नॉन बैंकिंग चैनल से है तो 8% आपको उसमें टैक्स देना है। इस बजट में इनकी लिमिट्स को इंक्रीज करने का एक प्रावधान लेके आए हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये लिमिट हम 3 करोड़ कर देते हैं 44AD की, प्रोवाइडेड कि आपकी टोटल रिसीट का केवल 5% रिसीट कैश में है, 95% नॉन कैश में है, मतलब बैंकिंंग चैनल से। अगर मतलब मान लेते हैं कि इसमें अगर 95% से ज्यादा है किसी का या कम है, 95% से कम अगर बैंकिंग चैनल हमारे को पुराना 2 करोड़ वाली लिमिट में जाना बस, हाँ, अगर हम उसको उसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। हाँ, 2 करोड़ आपको 3 करोड़ की लिमिट का बेनिफिट जब भी मिलेगा जब आपकी टोटल रिसीट का 95% या उससे ज्यादा बैंकिंग चैनल से है, अकाउंट पे ही चेक से, एनईएफटी वगैरह से। अगर आपका अकाउंट पे ही चेक नहीं है, बियरर चेक है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू कैश। नेक्स्ट जो चेंज है वो है आपका प्रिवेंटिव ऑफ डबल डिडक्शन क्लेम ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये एक जो वो लेके आए हैं, ये क्या है कि अगर हम कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या कोई एसेट परचेज करते हैं जिसकी डिडक्शन 24 में हमें हाउस प्रॉपर्टी में मिलती है, यानी कि कोई मैंने घर खरीदा है या घर बनाया है, उसको खरीदने के लिए या बनाने के लिए मैंने कोई लोन लिया, उस लोन पे जो मैं ब्याज दे रहा हूँ उस ब्याज की मुझे 24 सेक्शन में छूट मिलती है हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर। उसकी लिमिट है 2 लाख रुपए। तो यदि मैं उसकी छूट ले लेता हूँ तो अभी क्या हो रहा था कि जी जो भी ब्याज मैं दे रहा था उस ब्याज की छूट में 24 सेक्शन में हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ले रहा था, और ऑन दी अदर हैंड उसको मैं अपनी कॉस्टिंग में भी जोड़ रहा था, यानी कि वो ब्याज जो मैंने छूट के तौर पे 24 सेक्शन में ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ले लिया, उसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट में भी जोड़ दिया, यानी कि डबल बेनिफिट हमने उससे ले लिया। यानी कि जब वो प्रॉपर्टी मैंने सेल आउट की तो उस प्रॉपर्टी की जो सेल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट की, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में मैंने वो इंटरेस्ट पोर्शन जिसका मैंने हाउस प्रॉपर्टी इनकम अंडर सेक्शन 24 में बेनिफिट ले लिया है उसे भी ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद उसके बाद मैंने उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया। तो यहाँ इस बजट में एक क्लैरिफिकेशन आई है और एक इंसर्शन आई है क्लॉज की कि यदि आपने कोई ऐसा इंटरेस्ट जिसका बेनिफिट सेक्शन 24 में ले लिया है, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि अब डबल बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। एक और जो चेंजेस हम बात करेंगे वो है लिमिटेड द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल गेन में 2 सेक्शन है, सेक्शन 54 और 54F, जिनकी इस बजट में बात की गई है। इसमें क्या होता है कि यदि मैंने कोई अपनी हाउस प्रॉपर्टी सेल आउट की है तो उस पे जो मुझे कैपिटल गेन हुआ है वो सेक्शन 54 में मुझे एज ए एग्जम्पशन मिल जाता है यदि मैं कैपिटल गेन को फर्दर इन्वेस्ट कर दूं। और सिमिलरली 54F में अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यदि मैंने कोई सेल की है तो उस केस में यदि मैं सेल प्रोसीड को इन्वेस्ट कर देता हूं तो मुझे एग्जम्पशन मिल जाती है। इसमें यहाँ अभी तक कोई लिमिट नहीं थी किसी भी तरह की। इस बजट में उन्होंने 10 करोड़ की एक लिमिट इंट्रोड्यूस की है कि जी मैक्सिमम बेनिफिट यू कैन टेक अंडर सेक्शन 54 एंड मैक्सिमम अलाउएबल अंडर सेक्शन 54F इज ₹10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा आप इसमें बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आई होप आज जो हमने क्वेश्चन जैसे डिस्कस किए उससे लोगों की इंफॉर्मेशन पर थोड़ा सुधार हुआ होगा कि भाई किस तरह के चेंजेस आए हैं बजट में और उनका इम्पैक्ट कैसे कैसे लोगों की इनकम पे पड़ा है। तो आई होप कि ये वीडियो सभी को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।